नमस्कार साथियों। किसी कारणवश अपरिहार्य कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी वीडियो बनाने का मौका मिला और मैं अपने अनुभव के आधार पर नवोदय विद्यालय प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल की परीक्षा देने के बाद मैंने सोचा कि शिक्षा से संबंधित वर्ष और उपबंध का एक वीडियो सामूहिक रूप से मिलना चाहिए, इसलिए मैंने प्रयास किया और कम से कम एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देने का मैंने प्रयास किया है। तो आइए चलते हैं शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण और वर्ष और वीडियो के संबंध में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। NIOS की स्थापना कब हुई थी? अब देख लीजिए ऑप्शन: जनवरी 1986, मार्च 1987, जुलाई 1989, नवंबर 1989। आपका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 1989 में NIOS की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म आगे के प्रश्न में आपको मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। NIOS का पूर्ण रूप है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, न्यू इंटर ओपनिंग स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कीम। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपको NEP से संबंधित और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इस जीत एजुकेशन में 2-3 वीडियो बने हुए हैं, जो NEP से संबंधित भी है, शिक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। शिक्षा बिना बोझ के किस समिति की देन है? ये अभी केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल पोस्ट की परीक्षा में पूछा गया था साथी। उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले: राममूर्ति समिति, जनार्दन समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति। उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर, यशपाल समिति की सिफारिश में कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। चौथे नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। राममूर्ति समिति कब गठित की गई थी? जितने भी कमेटियां बनी हैं उनके वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो राममूर्ति समिति 1986 में, 1992 में, 1990 में, 1985 में। उत्तर आपका हो जाएगा 3 नंबर, 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया था, जो कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यशपाल समिति का कब गठित की गई थी? 1986 में, 1992 में, 1990 में, 1992-93 में। उत्तर हो जाएगा 1992-93 के वर्ष में यशपाल समिति गठित किया गया था। यह भी जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था, और इन्होंने ही सुझाव दिया था शिक्षा बिना बोझ के। चलते हैं छठे नंबर की ओर। इग्नू कब गठित की गई थी? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। 1986 में,
1992 में, 1990 में, 1985 में, बहुत महत्वपूर्ण है। इग्नू 1985 में गठित किया गया था, आप सभी को मालूम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के अन्य शहरों में इसकी कई उपशाखाएं भी कार्य करती हैं, जो ओपन स्कूल, ओपन शिक्षा के नाम पर लोगों को शिक्षित करने का कार्य करती है। चलते हैं 7वें नंबर की ओर। त्रिभाषा सूत्र कब दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मालूम है, जिसके आधार पर हम 3 तरह की भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। एक तो अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा या राज्य की भाषा, दूसरा राष्ट्रीय स्तर की भाषा और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी। सरल शब्दों में कहें तो हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा या संस्कृत। उत्तर भारत में संस्कृत, दक्षिण भारत में अपने अपने राज्यों की अपनी मातृभाषाएं। तो ये त्रिभाषा सूत्र दिया गया था दूसरे नंबर में 1968 में, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, दूसरी बनी 1986 में। तो 1968 वाले में ही त्रिभाषा सूत्र दिया गया था और उसी के अनुरूप शिक्षा देने का प्रयास किया गया था। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण है साथियों, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी और उसी के सुझाव के अनुसार 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अर्थात विद्यार्थियों के लिए शिक्षक और कमरे पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कम से कम 2 कमरा, 2 शिक्षक और उसमें एक महिला शिक्षक होना चाहिए, ये भी सुझाव दिया गया था। और इसको प्राथमिक स्तर पर लागू करने का प्रयास भी किया गया और बहुत कुछ मात्रा में इससे हासिल भी हुआ। तो इसलिए इसको भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए सारे ये अलग अलग हैं, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 में, 8 सितंबर 2009 में, 15 अगस्त 1995 में, 1 अप्रैल 2001 में। उत्तर हो जाएगा 5 मई 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया था। और अन्य 3 हैं, अन्य तीनों के बारे में भी आपको अलग अलग प्रश्न, जो अगले प्रश्न हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप पहला 9वां में ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 ध्यान रख लीजिए। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। साक्षर भारत अभियान, देखिए हमने पिछले में देखा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अब यह है साक्षर भारत अभियान। साक्षर भारत अभियान 8 सितंबर 2009 को, याद करने में भी थोड़ा आसान है। देखिए 8 सितंबर का महीना, 9 वर्ष भी 9, 8 9 9 सरल भाषा में कहें तो 8 सितंबर 2009 में साक्षर भारत अभियान शुरू किया गया था। ये सारे सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही प्रश्न पूछ दिया जाता है तो हम घूम जाते हैं कि साक्षरता मिशन क्या है, साक्षर भारत क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, मध्याह्न भोजन क्या है, सर्व शिक्षा क्या है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा ट्रिक के साथ याद रख लीजिए। साक्षरता मिशन 5 मई 1988, साक्षर भारत अभियान 8 सितंबर 2009, 8 9 9, ये याद रखिए। सितंबर भी 9वां महीना है
और 2009 वर्ष भी है। चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की ओर। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू किया गया था? किया गया था है सामने, किया गया, वहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गया है, उसको छोड़ दीजिए। मध्याह्न भोजन योजना, जिसका अभी नाम बदल दिया गया है साथियों, अभी प्रधानमंत्री आहार योजना, प्रधानमंत्री आहार योजना कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन को ध्यान रख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? 4 ऑप्शन डाल देंगे। मुख्यमंत्री आहार योजना, प्रधानमंत्री आहार योजना, राष्ट्रपति आहार योजना, भारत आहार योजना, ऐसा पूछ दिया जाएगा। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि यह प्रधानमंत्री आहार योजना के नाम से बनाया गया है, बदल दिया गया है, और इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। कब? 15 अगस्त 1995 में। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। सर्व शिक्षा अभियान, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 5 मई 1988 हमने देख लिया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 8 सितंबर 2009, साक्षर भारत अभियान 15 अगस्त 1995, मध्याह्न भोजन योजना या प्रधानमंत्री आहार योजना, तो निश्चित रूप से आ जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था और इसके माध्यम से सभी को शिक्षा देने का प्रयास किया गया था। चलते हैं 13वें नंबर की ओर। क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है? देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अपनी अपनी एक आयु होती है, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? ऑप्शन देखिए, 10 से 20 वर्ष के लोग, 10 से 25 वर्ष के लोग, 15 से 35 वर्ष के लोग, 15 से 40 वर्ष के लोग। तो इसमें शामिल किया गया है साथियों 15 से 35 वर्ष के लोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं या नहीं पढ़े हैं, उन्हीं लोगों को साक्षर करने की बात की गई है, न कि किसी भी 60 साल के या 70 साल के व्यक्ति को या 10 साल के बच्चे को साक्षर करने की बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है? 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। चलते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसका मैंने उधर DPEP डाल दिया है साथियों। मैंने अपने NEP 2020 के संदर्भ में पूरा एक वीडियो बना हुआ है, संक्षेपाक्षरों का पूर्ण विस्तारित रूप। वहाँ प्रमुख रूप से जो संक्षेपाक्षर प्रयुक्त हुआ है उसका पूरा वीडियो है, आप वहाँ पर मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं साथियों। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। और यह शुरू हुआ था, ऑप्शन देखिए, 1986 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेशन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। 86वां संविधान संशोधन 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। उत्तर हो जाएगा
2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और उस संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था वो आपको अगले प्रश्न में मिलेगा। देखते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन में क्या है। 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। देखिए ये कई बार परीक्षाओं में इसको भी पूछा गया है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12A, दूसरा ऑप्शन 15B, तीसरा 21A, चौथा 24C। आपका सही उत्तर है हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 21A। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21A जोड़ा गया था और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया था। कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अभी केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, तो इसलिए आप ध्यान रख लीजिए। हमने बताया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने वर्ष के बच्चों को बताया था? 15 से 35 वर्ष के बच्चों को, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 से जोड़ करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। ये आप याद रखते चलिए, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सुन कर के ही याद कर लें और उसको ना भूलें। तो क्या जोड़ा गया था? 21A जोड़ा गया था। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। RTE एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? देखिए RTE एक्ट, RTE का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है साथियों। राइट टू एजुकेशन, जिसको कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। एक्ट का मतलब अधिनियम। राइट टू एजुकेशन एक्ट हिंदी में बोला जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? ऑप्शन देखिए 5 मई 1988 में, 1 अप्रैल 2010 में, 15 अगस्त 1995 में, 1 अप्रैल 2001 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट 2009 लागू किया गया था। ध्यान रख लीजिए 1 अप्रैल 2010 में, 9 को तो हुआ था लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 2010 को लागू हुआ था। चलते हैं इसके संबंध में साथियों। RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया? ये भी विस्तार से है हमारे पास। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था। राज्यसभा में RTE को 20 जुलाई 2009 को, मतलब लोकसभा से पहले राज्यसभा में पारित कर दिया गया था 20 जुलाई 2009 को। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आया और दोनों सदनों के पारित होने के बाद बिल कहाँ पहुँच जाता है? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दिया 26 अगस्त 2009 को। और इस तरह से RTE एक्ट 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये 3-4 चीज़ें आप याद रख लीजिए, इसको भी कभी कभी किसी परीक्षाओं में पूछ दिया गया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। लोकसभा में 4 अगस्त 2009, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया 26 अगस्त 2009 को, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। ये भी अभी केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य पद की परीक्षा में पूछा गया था साथी, और उसी को ध्यान में रखकर मैंने वीडियो बनाया कि ये केवल एक परीक्षाओं में नहीं, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की और अन्य परीक्षाएं हैं, प्राइमरी टीचर की या TGT की, PGT की या वाइस प्रिंसिपल की, इन सभी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं।
अभी हमारे जैसे नवोदय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? 1:40 है साथी। 40 विद्यार्थियों का एक कक्षा बनता है, एक सेक्शन कहना चाहिए, कक्षा नहीं, सेक्शन, विभाग। तो वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1:40, 1:30 का उन्होंने सुझाव दिया। और उन्होंने तो कहा कि जहाँ पर बच्चे कम मिलते हैं वहाँ पर 1:25 भी होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने शिक्षा नीति में सुझाव दिया है। लेकिन प्रमुख रूप से माना गया 1:30 को माना गया है। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। प्राथमिक विद्यालयों में एक सप्ताह में कितने कार्य घंटे होना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पिछले केंद्रीय विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल परीक्षा में पूछा गया था इस तरह के प्रश्न कि कितने घंटे होना चाहिए, कितने कार्य घंटे होना चाहिए, कितना बच्चों को गृह कार्य, होमवर्क के लिए कितने कार्य घंटे देने की बात कही गई थी। ये भी बात है साथियों। तो प्राथमिक विद्यालयों में एक सप्ताह में कितने कार्य घंटे होना चाहिए? 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे। उत्तर हो जाएगा कम से कम 45 घंटे एक सप्ताह में होने चाहिए कार्य घंटे। और गृह कार्य के लिए कितना घंटे? 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से रखा गया है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं अभी 2-3 प्रश्न में। देखिए 20वें नंबर में, प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में न्यूनतम कितने शैक्षिक कार्य घंटे और दिवस होना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। देखिए एक सप्ताह में तो 45 घंटे हमने देख लिया। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में न्यूनतम यानी मिनिमम कितने आवर्स होने चाहिए और कितने दिन आपको टीचिंग शैक्षणिक कार्य करना ही है। ऑप्शन देखिए 400 घंटे 400 दिवस, 500 घंटे 300 दिवस, 800 घंटे 200 दिवस, 900 घंटे 100 दिवस। आपका उत्तर हो जाएगा 800 घंटे 200 दिवस अनिवार्य रूप से एक शिक्षक को कार्य करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। तो सप्ताह में 45 घंटे, एक वर्ष में 800 घंटे और 200 दिन, और कितने घंटे का गृह कार्य? 10वीं और 12वीं के लिए 2 घंटे का गृह कार्य करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, वो अलग है। प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे की कक्षाएं होनी चाहिए प्रतिदिन, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे का होना चाहिए, आधा घंटा उसको बढ़ा दिया गया है साथियों। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ही आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर कितने घंटा होना चाहिए? 4 घंटे की पढ़ाई होना चाहिए, और 1 से कक्षा 5 तक, और उच्च प्राथमिक 6 से कक्षा 8वीं तक 4.5 घंटे, 4 घंटा 30 मिनट पढ़ाई करना है। इसमें तैयारी करने का समय निकाल दिया गया है, यानी सेल्फ प्रिपरेशन या सेल्फ स्टडी जो भी कह लो, वो 2 घंटा बताया गया है। तो ये सारे अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कितना सप्ताह में कितना? 45 घंटे, एक वर्ष में 800 घंटे दिन, 200 दिन, तैयारी करने या स्वाध्ययन के लिए 2 घंटे, प्राथमिक स्तर पर एक दिन में कम से कम 4 घंटे,
और उच्च प्राथमिक स्तर 6 से कक्षा 8 तक में 4.5 घंटे टीचिंग कराना, शैक्षिक कार्य कराना अनिवार्य बनाया गया है साथियों। तो इस तरह से शिक्षा को मजबूती देने का, शिक्षा को एक ताकतवर, एक प्रतिष्ठित कार्य बनाने का प्रयास किया गया है। तो आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं साथियों। 21 नंबर, 21 के अलावा भी हमने देखिए बीच बीच में अलग अलग और हमने प्रश्नों पर चर्चा की, उनको भी ध्यान रखिए। तो हमारा केवल 21 प्रश्न नहीं है, 30 से अधिक प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। एनईपी 2020 कब घोषित किया गया था? देखिए एनईपी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ लोग बोलते न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये गलत है साथियों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और ये घोषित किया गया था 29 जुलाई 2020 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसरो के वैज्ञानिक थे। इसरो के अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन, इसके अध्यक्ष थे, जिसके नेतृत्व में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार किया गया है। और आने वाले समय में इसी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था थी 10+2+3, 10वीं तक सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की विषय चयन की परीक्षा और 3 वर्ष ग्रेजुएशन यानी स्नातक परीक्षा, उसको बोला जाता है 10+2+3। अभी बदल गया है साथियों। कौन सी हो गया है? एनईपी के अनुसार 5+3+3+4 हो गया है। 5+3+3+4। 5 में आपका प्री प्राइमरी वाला भी जुड़ गया है, यानी बाल बाटिका। ये बाल बाटिका से संबंधित भी एक प्रश्न आया था साथियों, केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य परीक्षा के लिए ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए कोई भी बातें मैं यहाँ पर बेकार में नहीं बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान रख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। और उसके क्रम में क्या क्या है, मेरा ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर 2-3 वीडियो बनी हुई है साथियों, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ विस्तार से आपको और मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने शार्ट में उसको बता दिया, अध्यक्ष और उसके वर्ष और क्या क्या है डिटेल में आपको वहाँ पर दिया गया है साथियों, मैंने चर्चा किया है, वहाँ आप देख सकते और अपनी पढ़ाई को और अधिक उपयोगी, सार्थक, ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हमने एक छोटा सा प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।